नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 5 के पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 बज चुके हैं क्योंकि आप इंतजार करते हैं 5 बजे का, और 5 के पंच में खासतौर पर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, सरहद के उस पार का जिक्र करते हैं। बात पूरे देश की होती है, आज बात जम्मू कश्मीर की ही करेंगे। बात कोविड के मामलों की होगी, बात होगी जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर की जो चौंकाने वाली है। बात करेंगे सरहद के उस पार की, और तालिबान और पाकिस्तान को लेकर भी हमारे पास खबर है। किस तरीके से तालिबान अब पाकिस्तान के लिए आफत बन गया है वो भी आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ जिक्र करेंगे चुनावों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनी वो केंद्र में काबिज हो जाता है, और 2022 से ही 2024 का रास्ता निकलेगा, ये भी कहा जा रहा है। इन खबरों पे हमारी पकड़ होगी, और 5 के पंच में ये तमाम खबरें आपको बताएंगे। बात करेंगे डेवलपमेंट की भी, विकास की भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम राजनेता विकास की बात तो करते हैं, लेकिन आजादी के बाद से कहीं स्कूल नहीं तो कहीं पानी नहीं। और जब गुलिस्तान न्यूज उन इलाकों में पहुंचता है तो खबर तह तक निकालता है, आप तक पहुंचाने का काम करता है। आज भी हम ऐसे ही करने जा रहे हैं, लेकिन 5 के पंच में सबसे पहले 5 वो तस्वीरें रख देते हैं जो ट्रेंड करती हुई खबरें हैं, और इन खबरों को आप ही चुनते हैं, और सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंडिंग ये खबरें रहती हैं। फिलहाल सबसे पहली खबर कर्नाटक की है। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब ये सियासी मोड़ ले चुका है, लेकिन बात करते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट की भी, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले को बड़ी बेंच को दे दिया गया है। हालांकि कल हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि हम भावनाओं में बहकर अपनी आवाज को नहीं रख सकते हैं, हम कानून के स्तर पर ही काम करेंगे। कुरान की प्रति भी मंगाई गई थी, लेकिन आज ये मामला बड़ी बेंच को दे दिया गया। लेकिन कर्नाटक ही नहीं, कई शहरों में अब इसको लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। बंगाल का जिक्र करें तो बंगाल के अंदर भी ये कहा गया है कि प्रोटेस्ट हुआ है, कई और राज्यों में भी इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं लग चुकी है। लेकिन ये मामला शांत हो, इसके लिए हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई। बड़ी बेंच को मामला सौंप दिया गया। बड़ी बेंच इस मामले के बारे में सुनवाई करेगी, फैसला करेगी। हालांकि अगर हम बात करें कॉलेजों की, जहां पर यह विवाद पनपा, वहां के 200 मीटर के दायरे में कोई भी इकट्ठा लोग नहीं हो पाएंगे। वहां पर सख्ती से आदेश लागू कर दिए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, और प्रशासन की तरफ से स्कूलों को, कॉलेजों को यह आदेश निर्देश दे दिया गया है कि अगर माहौल खराब होता है, जब तक आप स्कूल कॉलेज को बंद रखें। ये स्कूल पर, ये कॉलेज पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हिजाब पहनी कुछ छात्राएं और भगवाधारी सामने आ गए जब मामला गंभीर कहीं ना कहीं होता जा रहा था। लेकिन आज हमने देखा कि माहौल दूसरे राज्यों में गर्मा गया। अब चलिए, ये मामला तो यहां तक ही सीमित नहीं रहा। जब हमने राजनीति की बात करी तो इसमें राजनीति भी हो रही है, और उन चुनावी राज्यों में खासतौर पर राजनीति हो रही है। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि हिजाब मामले को लेकर राजनीति बखूबी हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार हिजाब को लेकर कई बातें कह रही है, और संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी ये कहते हुए नजर आए कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है वो होना चाहिए। हालांकि अगर बात करें लालू यादव साहब की, तो लालू यादव साहब ने ये कहा कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अभी कहीं ना कहीं सियासी मोड़ भी ले चला है। फिलहाल आपको जानकारी देते रहेंगे, खबर बताते रहेंगे, क्योंकि हिजाब का मामला गर्माता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। लेकिन अब यह हाईकोर्ट पर निर्भर करता है कि हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा, जब बड़ी बेंच को यह मामला सौंप दिया गया है। फिलहाल उस वक्त का इंतजार है जब फैसला लिया जाएगा बड़ी बेंच की तरफ से। दूसरी तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। गुलिस्तान न्यूज लगातार सुबह से आपको कल वो तस्वीरें भी दिखाएगा, पर पूरी कवरेज होगी। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पर मौजूद होंगे उन 58 सीटों पर जहां पर कल चुनाव होने हैं 11 जिलों के लिए। हमारे संवाददाता होंगे, खास मेहमान होंगे, अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और सुबह से ही ये कवरेज गुलिस्तान न्यूज आप तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल इसलिए तस्वीर हमने रखी क्योंकि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, और पहला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, जिसमें पहले चरण का 10 फरवरी यानी कि कल चुनाव हो रहा है। आप लोगों की नजरें उस पर रहेगी। फिलहाल खबर तह तक जाकर हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप कल पूरे दिन गुलिस्तान न्यूज जरूर देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, और 2022 से ही 2024 का रास्ता निकलेगा। अभी विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव में आखिर कौन बाजी मारेगा, वो आपको कल से ही पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हवा किस तरीके की है वो तो गुलिस्तान न्यूज आपको बता रहा है। लेकिन कवरेज लगातार जारी रहेगी। सुबह से हम आपको खबरें दिखाना शुरू कर देंगे चुनावों को लेकर।
फिलहाल तीसरी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। पहले बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, आज कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस किश्तों में घोषणा पत्र जारी कर रही है। तीसरी किश्त थी आप कह सकते हैं, जिसमें महिलाओं को लेकर काफी बातें कही गई हैं, व्यापारियों को लेकर खासतौर पर कई बातें कही गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव ये कह रही थी कि जो पीतल के बर्तन बनाता है, जो साड़ियां बनाता है, जो अलीगढ़ में ताले बनाता है, जो छोटा व्यापारी है, उस पर कांग्रेस पूरा ध्यान दे रही है। हालांकि 2-3 बातें हर एक पार्टियों में कॉमन नजर आई है। किसानों का मुद्दा एमएसपी को लेकर हो या फिर किसानों की कर्ज माफी को लेकर हो, समाजवादी पार्टी किसानों की कर्ज माफी 13 दिन के अंदर खत्म कर देगी अगर सरकार में आएगी। कांग्रेस 10 दिन की बात कर रही है, बीजेपी भी 15 दिन की बात कर रही है। यानी दिन सिर्फ आगे पीछे हैं, लेकिन सब 1 से 2 हफ्ते में निपटाने की बात कर रहे हैं कि किसानों का कर्ज हम पूरी तरीके से माफ कर देंगे अगर सरकार में आए। लेकिन इस सरकार में रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस भी रही 1950 के समय में। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें, समाजवादी पार्टी भी रही, बसपा भी रही, बीजेपी भी रही, लेकिन किसानों की कर्ज माफी का वादा ऐसे ही होता आया जब घोषणा पत्र में ये तमाम वादे राजनेता करते आए हैं। फिलहाल आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपका कौन सा नेता भला कर पाएगा, ये तो आप अपने वोट के जरिए ही उस नेता को चोट कर सकते हैं। फिलहाल करिएगा जरूर, क्योंकि कल चुनाव है, लेकिन घोषणा पत्र की जानकारी देनी जरूरी थी, इसलिए हमने प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा आज घोषणा पत्र जारी करती हुई नजर आए। पूरा फोकस महिलाओं, किसानों, युवाओं पर रहा है। फिलहाल चौथी तस्वीर, क्योंकि चौथी तस्वीर है बारिश की, बर्फबारी की, क्योंकि बारिश आज दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। जब हम भी सुबह ऑफिस आ रहे थे तो लगातार बारिश हो रही थी। और बात अगर करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो मौसम वैज्ञानिक से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हाँ, अब मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन कल एक बार फिर से बारिश हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। कि आज सुबह तकरीबन 2 से 3 घंटे हल्की बारिश होती हुई नजर आई है, लेकिन नॉर्थ दिल्ली का एरिया जिक्र करते हैं, अलीपुर हुआ, नरेला हुआ, इन इलाकों में थोड़े ओले भी गिरते हुए नजर आए हैं और बारिश तो हो ही रही थी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ऐसा मौसम बना हुआ था। नोएडा का जिक्र करें, गाजियाबाद का जिक्र करें और पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन बर्फबारी का जिक्र करें तो आज चमोली इलाके में, जो उत्तराखंड का चमोली इलाका है, वहां पर आज काफी बर्फबारी हुई है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बर्फबारी जारी रही। गुलमर्ग का मौसम खुशगवार रहा, पर्यटकों की तादाद बढ़ी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि रुक रुक कर बर्फबारी का दौर है। पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। क्यों तो हम देखते थे कि फरवरी में सर्दियां कम होने लगती थी, लेकिन अब सर्दियां एक बार फिर से बढ़ रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में मौसम में थोड़ा सुधार होगा और ये मौसम वैज्ञानिक जो कहते हैं उस आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। फिलहाल हम डेवलपमेंट का इश्यू जरूर उठाते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर उठाएंगे भी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं, संकेत इस तस्वीर के माध्यम से दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के कंगन का इलाका है, पानी नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और तरसे भी क्यों ना, क्योंकि आजादी के बाद से चाहे कोई भी सरकार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, सबने वादा किया कि घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। अब तो एक नारा भी चल रहा है कि हर घर नल योजना है जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है। 20 से 30 घर वहां पर मौजूद है। पानी लेने के लिए बच्चे 2 से 3 किलोमीटर तक चलते हैं, कई मील चलते हैं, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पानी जो लाना है, जब तक पानी नहीं पिएंगे तो जीवन कैसे चलेगा। हालांकि बच्चों की तरफ से भी कई बातें कही गई, बड़ों की तरफ से भी कई बातें कही गई, लेकिन प्रशासन के पास जब गुलिस्तान न्यूज पहुंचा तो प्रशासन ने बड़े मुस्कुराते हुए इस बात को का जवाब दिया और कहीं ना कहीं बातों को एक तरीके से कहिए कि टालते हुए नजर आए हैं। और कुछ देर में जब आप प्रशासन की बाइट को सुनेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि प्रशासन कितना गंभीर है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन प्रशासन आखिर ऐसी बात क्यों कर रहा है, थोड़ी देर में हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन 5 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बता दिया है कि खबरें ट्रेंड कर रही हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से, कि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। फिलहाल ऐसी खबर है और उस आधार पर आपको गुलिस्तान न्यूज खबर बता रहा है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। शुरुआत आपकी सेहत से जुड़ी हुई खबर से हम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द स्कूल खोलने का फैसला हो सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब कोविड के मामले कम हो रहे हैं। प्रशासन ने लापरवाही न बरतने की अपील की है। डीसी श्रीनगर ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है।
थोड़े दिनों में फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल डीसी श्रीनगर क्या कुछ कह रहे हैं कोविड के मामलों को देखते हुए, वो सबसे पहले आपको बाइट सुनवा देते हैं, फिर साहिल का रुख करेंगे। श्रीनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन डीसी श्रीनगर क्या कुछ कहते हैं आप जरा सुनिए। हमने देखा कि हर जगह, किसी मार्केट में देखें आप या जहां भी गैदरिंग थी वहां हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे अब 100 के करीब केस निपट गए हैं, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को ज़ीरो करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा यहाँ से तभी ख़त्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझे कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। देखिए, स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर कि 15 to 18 ईयर्स जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ है, स्कूल खोलने से पहले वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया कि अगर मामले में सुधार होगा, लोग लापरवाही नहीं बरतेंगे तो लोगों के लिए बेहतरी होगी, स्कूल खुल सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रही। इस बीच साहिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से, श्रीनगर से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जम्मू भी चलेंगे और डॉक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वो आपको बताएंगे कि हालात में सुधार हो रहा है या फिर हालात एक बार फिर कोरोना को लेकर बिगड़ सकते हैं। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीनगर से। साहिल, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि डीसी श्रीनगर को हम सुन रहे थे, डीसी श्रीनगर ये कह रहे हैं कि हालात में अगर सुधार होगा तो स्कूल भी खुल पाएंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें, कई राज्यों का जिक्र करें तो स्कूल खुल गए हैं। बच्चे काफी खुश हैं कि अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, वो मिल रहे हैं। एंड्रॉयड फोन उनके पास नहीं थे, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जा रहे हैं। क्या अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा संभव है, क्योंकि पहले वीकेंड लॉकडाउन हम देख रहे थे, उसके बाद कोविड के मामलों में अब धीरे धीरे सुधार हुआ। डीसी श्रीनगर के बयानात पर खबर बताइएगा क्या है। जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से डीसी श्रीनगर ने कहा है अभी जो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जैसे ही कोविड-19 के केसेस में सुधार आता है, यानी वो नीचे आते हैं, और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ एक दिनों से लगातार जो है कोविड-19 केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, और जहां हमने एक दफा देखा था कि 6500 से तजावुज कर गए थे केसेस, अब जो हमारे केसेस हैं वो 1000 या 1200 या 1400 के आसपास जो है पूरे जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो एक अच्छा साइन उसको माना जाता है। और उसके चलते जिस तरह से हमने परसों देखा कि जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन्होंने तमाम जो हुकूम है वो दिए थे एजुकेशन के हवाले से, उन्होंने बात की और ये बताया कि तमाम जो स्टेट्स हैं उनको हुकूक दिए गए कि वो अपने अपने स्टेट्स में देखें कि अगर वहां पर कोविड-19 केसेस में सुधार आता है तो आप अपनी जिम्मेदारी पर जो है वहां पर स्कूल्स या ट्यूशन सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ट्यूशन सेंटर्स को जो है इजाजत मिल गई है, वो अब फंक्शनल हो सकते हैं, ऑफलाइन मोड पर वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अगर इसमें मजीद सुधार देखने को हमें मिलता है, यानी कोविड-19 के केसेस जो है जो लगातार नीचे आ रहे हैं, अगर वो और इसी तरह से नीचे आ रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये भी देखा जा सकता है कि स्कूल्स को एक बार फिर से खोलने की इजाजत दी जाए। और हमने 2 दिन पहले भी देखा था, जब हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये सवाल पूछा था कि क्या अब स्कूल जो है फिर से खुल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब डिपेंड करता है, जो वोकेशनल छुट्टियां जो हम यहाँ पर चल रही हैं उनके तहत जो है स्कूल्स बंद हैं। तो जैसे ही वोकेशनल छुट्टियां खत्म होती हैं उसके बाद अगर नॉर्मल हालात रहते हैं, यानी कोविड-19 के केसेस में फिर से इजाफा नहीं होता है,
तो स्कूल खोलने की जो है वो पूरी संभावना है। जी हर्ष जी। ठीक है, लेकिन कोविड के मामले भी बताइएगा, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या लोगों को अब समझ आ चुका है कि स्थिति क्या है, लोग चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि लापरवाही नहीं बरतनी है साहिल, अगर लापरवाही बरती तो हम कई देशों के एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कितनी तादाद मौतों की हो गई, और अभी भी हमारे देश के अंदर मौतों के आंकड़े में कोई कमी नहीं आ रही है, और ज्यादातर वो आंकड़े बताए जा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई है। तो क्या वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग? जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन अगरचे निफाज में लाया गया था, लेकिन 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन रखना, उसके बाद 5 दिन बाकी रहते थे, उसमें हम देखते थे कि लोग बाहर निकलते थे और तमाम जो कारोबारी इदारे हो या दुकानें हो या दफातर हो, वहां पर फिर भीड़ भाड़ देखने को मिला करती थी। लेकिन जैसे ही वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया और लोगों में एक शऊर जो है वो पैदा हो गया, और हमने देखा कि वीकेंड लॉकडाउन के बाद जो 5 दिन खुला करते थे, लोग जो है अपने चेहरे पर मास्क रखा करते थे, मास्क का इस्तेमाल किया करते थे और भीड़ भाड़, गैर जरूरी तौर पर भीड़ भाड़ नहीं करते थे। और हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है लोग सतर्क हो गए थे, वो इस बात का शऊर उनमें पैदा हो गया था कि अब अगर फिर से हमने लापरवाही की, फिर से हमने भीड़ भाड़ की, फिर से हमने अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया और सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ नहीं रखे, तो खुदा न खास्ता एक बार फिर से परमानेंट लॉकडाउन में जो है चला जाएगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी कहें, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एक बार फिर से लॉकडाउन में चली जाएगी, जिसका खमियाजा इस बार जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भुगत नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि पिछले दो लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर की जो है कमर टूट कर रख गई थी, यहाँ की इकोनॉमी जो है वो दरहम बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा। साहिल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। श्रीनगर से जम्मू का रुख कर लेते हैं, जम्मू में क्या हालात हैं उसके लिए अनिल हमारे साथ हैं और डॉक्टर सलील गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी राब्ता करेंगे। लेकिन पहले अनिल, मैं आपके पास आ रहा हूं, जम्मू से क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं? क्योंकि कोविड के मामलों में अब धीरे धीरे गिरावट तो आ रही है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है। क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से, और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में स्कूल भी खोले जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें या फिर अनेक राज्यों का जिक्र करें, स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। जम्मू में क्या स्थिति, क्या प्रशासन कह रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे हर्जी, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही हमने अपने चैनल पर खबर चलाई थी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्कूलों को खोला जा सकता है। और क्यों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड-19 के संक्रमण के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है, और वहीं पर दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगा, तो दिल्ली हो या फिर अन्य राज्य हो, वहां पर स्कूलों को खोल दिया गया है। और वहीं पर आज जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल द्वारा 2 दिन पहले एक बयान दिया गया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है और हालत जो है वो दिन पर दिन जो है वो अब केसेस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे, तो आने वाले समय 15 दिन का उन्होंने समय जो है वो निर्धारित किया है कि जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्कूलों को खोला जाएगा। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे हालत जो है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो और मद्देनजर रखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक निर्णय लेने जा रही है कि जल्द हो सकता है कि जो अगला शुक्रवार होगा या संडे होगा, तो इस दौरान जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं, इशू की जाती हैं, उस पर यह महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। और क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस में अब गिरावट देखने को मिल रही है और आम जनता भी सतर्क हो चुकी है, और कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है वहां पर भी अगर लोग एकत्रित होते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनको डिप्यूट किया गया है और लोगों को चालान भी की जाते हैं। और इसी सब मद्देनजर रखते हुए अब हो सकता है कि अच्छी खबर जो है अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर से आ सकती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो वैक्सीनेट बच्चे हैं 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है जल्द अच्छी खबर जो है वो आने वाली है। ठीक है अनिल, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, क्योंकि पूरे देश भर का जिक्र करें या फिर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो मौतों को आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। 24 घंटे में 1200 से ऊपर लोगों की मौत हो गई और वहां तक आंकड़े इसलिए कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट से जब हम बातचीत करें, अभी सलील गर्ग भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो शिकार कहीं ना कहीं इसका हो रहे हैं। जम्मू में के क्या हालात है, क्या जम्मू में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है लोगों की हिस्सेदारी उसमें है?
जी निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर बात करेंगे तो जम्मू प्रोविंस का जिक्र करना चाहूंगा, तो यहाँ पर जोरों शोरों से जो है वैक्सीन के डोजेज जो है वो लगवाए जा रहे हैं और लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वो 15 से 17 वर्ष की आयु का जिक्र करना चाहूंगा तो वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और कहने कि यह एक बहुत अच्छा फैसला है। और इसी के साथ साथ अब केसेस के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और कल के आंकड़ों का जिक्र करना चाहूंगा तो कल के आंकड़े जो है लगभग जो है 700 के करीब जो है वो पहुंचे थे। और अब मृत्यु के आंकड़े का जिक्र करना चाहूंगा वो अभी भी घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आम जनता को सतर्क रहना है। जिस तरह से अभी सतर्कता जो बरती जा रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर इन आंकड़ों को कम करना है तो मास्क, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को समय समय पर स्वच्छ रखना जरूर रहे। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल डॉक्टर सलील गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय एक बार फिर से देने के लिए। आप लगातार आते रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताते रहे हैं कैसे सावधानी और सतर्कता बरतें। एक बार फिर से आपका शुक्रिया कर रहा हूं सलील साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पहले हमने देखा कि 2 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे थे, फिर 1 लाख से ऊपर मामले सामने आए, फिर 1 लाख से नीचे मामले हो गए और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 70,000 से ऊपर मामले सामने आए। लेकिन मौतों के आंकड़े में क्यों इजाफा हो रहा है सर? क्या ये वही मौतें हैं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके कारण मौत हो रही है, या ओमिक्रॉन इसकी वजह है? वजह क्या है कि मौतों का जो ग्राफ है वो कम नहीं हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हम जरूर देखते हैं, लेकिन जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं सही तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है सलील साहब? हर्ष जी, ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम लोग सबके सब इससे काफी विचलित हो रहे थे। तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहली चीज़ तो ये है कि जी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनमें जो है कोरोना का जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा सिवियर हो रही है कंपेयर टू पीपल जो कि वैक्सीनेटेड हैं। इवन ओमाइक्रॉन के साथ भी थोड़ी सी सिवियरिटी उनमें देखी जा रही है कंपेयर टू अदर्स। बट एक चीज़ ये है कि अभी आज की तारीख में 4% से कम हम लोगों का इन्फेक्शन रेट हो गया है और जो मौतों का ये है वो आई थिंक थोड़ा सा हम लोगों को इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो बाय चांस भी कोविड पॉजिटिव आ जा रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आए हों, चाहे हार्ट अटैक से आए हो, चाहे पैनक्रेटाइटिस से आए हों, चाहे किसी भी चीज़ से आए हो, वो सब के सब जो है कोविड डेथ्स में क्लासिफाई हो रहे हैं। तो इस पे सरकार ने एक अच्छी चीज निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो प्योरली बिकॉज ऑफ कोविड डेथ हो रही हो या एसोसिएटेड डिजीज विद कोविड डेथ हो रही है या इंसिडेंटली कोविड पता लगा हो। जब हम इस तरह से देखते तो आंकड़े फिर इतने घबराने वाले नहीं हैं। क्यों? और एक चीज जो हम हमेशा कहना पसंद करेंगे वो ये कहना पसंद करेंगे कि जो इन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, 170 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है हमारे देश में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तरह से, वो जरूर कराए। लेकिन सलील साहब मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना पर कम ही चर्चा हो रही है, चुनाव पर ज्यादा चर्चा हो रही है, फोकस किसी और मुद्दे पर है। लेकिन हम इसलिए कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हालात हमने देखे हैं पहली और दूसरी लहर में कैसे हालात बन गए थे। अब ऐसे हालात ना बने तो प्रशासन को भी सोचना होगा कि पूरा फोकस एक साइड नहीं, बैलेंस बना के चलना होगा। लोगों को भी ये समझना होगा कि हमें भी अपने आप में बैलेंस बना के चलना होगा, तभी हम देखेंगे कि चुनावों के बाद या आगे आने वाले समय में चौथी, पांचवी, छठी लहर का हमें सामना ना करना पड़े, जो स्थितियां हमने देखी है 3 लहरों में। जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हर्ष जी, और होपफुली यही चीज है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है। तो अभी हम लोग इतनी 2 साल की मुशक्कत के बाद इससे निकल रहे हैं इस बीमारी से, तो पर अगर कुछ दिन तक अभी भी एहतियात रखें जब तक पूरे लोग ना वैक्सीनेट हो जाए, और अभी भी कुछ लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन से डर रहे हैं और नहीं करवा रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट आज की तारीख में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और धीरे धीरे देखिए स्कूल वगैरह खोलने बहुत जरूरी हो गए हैं, बिकॉज अब हम लोग ऑटिज्म और इन सब चीजों के बहुत केसेस देख रहे हैं। तो बच्चों के लिए स्कूल जाना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। अब हम लोगों को किसी भी तरह उनको स्कूल पहुंचाना एक इम्पोर्टेंट चीज एस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ओमिक्रॉन केसेस में भी
हम देख रहे हैं कि अचानक से बढ़ोतरी हुई। अब हाँ, केसेस में थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन ऐसे और भी वेरिएंट आने की आशंका व्यक्त डॉक्टर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, एक्सपर्ट कर रहे हैं। तो क्या उसके लिए हमें तैयार रहना होगा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक तो वैक्सीन हमें लगवा के रखनी है, वैक्सीन लगवाई भी है तो इम्यून सिस्टम का अपना ध्यान रखना है कि कैसा बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम रहे, अपनी सेहत का ज्यादातर ध्यान रखना है। और अगर कोई भी लापरवाही हमसे होती है तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना है। इस लाइन को कहना भी बहुत जरूरी है सलील साहब। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आज की तारीख में हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपने रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर रनिंग, प्रॉपर डाइट, स्मोकिंग वगैरह एक्सेसिव अमाउंट्स में ना करें, ड्रिंकिंग वगैरह उसमें ना करें, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प अस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सर कंटिन्यू करिएगा, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर हम लोग एज अ कंट्री सिर्फ इन्हीं एस्पेक्ट्स को ध्यान दे लें, शायद यही हम ये कोविड से सीख ले लें। जैसे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में जो कि थूकने की थी, पान खाते थे लोग और सब जगह जगह थूकते रहते हैं। यदि ये सब छोटी छोटी पब्लिक हेल्थ की चीजें हैं, या जो क्लीनलीनेस है, जो कूड़ा करकट ना डालने की, ये सब चीजें, हाथ धोने की, ये सब चीजें अगर हम लोग अपने उसमें कर लें, 2 गज की दूरी रेगुलर अपने बिहेवियर में ले आए मेंटेन करने के लिए, तो शायद कुछ हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव भी निकला होगा वो कोविड से। बिल्कुल सलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आप बिजी रहते हैं फिर भी समय निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। फिलहाल डॉक्टर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे आपको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रशासन तो काम कर ही रहा है, लेकिन आप भी काम करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। देश वैसे ही सुरक्षित होगा कोरोना से अगर आप अपना सिर्फ ख्याल रख लेंगे तो। फिलहाल बढ़ते आगे, बात बारिश को लेकर कर लेते हैं, मौसम को लेकर कर लेते हैं, फिर बात करेंगे पाकिस्तान तालिबान की भी, क्योंकि एक खबर है जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो जम्मू कश्मीर में यह कहा जा रहा है कि कल एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है, जम्मू के अंदर बादल छाए रह सकते हैं, बारिश हो सकती है। यह हम नहीं, मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, और मौसम विज्ञान यानी मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये भविष्यवाणी कर दी गई है। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में हमने देखा किस तरीके से -1 से -17 तक टेम्परेचर रहा और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कि हालात आखिर कैसे बने हुए हैं। और इस वक्त खबर बड़ी है कि लद्दाख के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल सकती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो बारिश हुई है इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और सर्दी से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अभी यहाँ ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि चिलई कलां का वक्त हमने देखा कि किस तरीके से गुजरा। उसके बाद ये कहा जाता है कि सर्दियां कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इशफाक डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ही तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक, नज़ारा लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भविष्यवाणी की गई है कि कल जम्मू में बादल छाए रहेंगे और पूरे कश्मीर के अंदर हल्की बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल सकता है। क्या मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से और कुछ कहा गया है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और मौसम वैज्ञानिक की जो भविष्यवाणी थी कि 9 तारीख को बारिश होगी, वो सटीक बैठी। जिस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि बाहर के राज्य है वहाँ पर होगी और मैदानी इलाकों में जहाँ पर जम्मू कश्मीर यहाँ पर बर्फबारी के इम्कान जताए हैं, लेकिन शहर का गुलमर्ग जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया है। सहतिमगाम गुलमर्ग में अभी जो है हल्की बर्फबारी हो रही है और टंगमर्ग में भी जो है यहाँ पर जो रुक रुक के बारिशें हो रही है और बर्फबारी भी शुरू हो गई है। लेकिन अगर महकमा मौसम की बात करें, जिस तरह से उन्हें चेतावनी दी कि बाहरी के राज्य के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी होगी, तो इस वक्त सहतिमगाम गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है और टंगमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं जो सर्दी रात का जो दर्जा तापमान था वो बिल्कुल -10 तक पहुंच चुका है और यहाँ पर जो ठंड का प्रयोग है वो काफी बिल्कुल जारी है। और यहाँ पर अभी भी जो है यहाँ के नल जो के साथ साथ जो नदियां हैं वो पूरी तरह से जमी हुई नजर आ रही हैं। तो इस वजह से जो
मकामी लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि चले कलां जो 40 दिन यहाँ पर कठिन होते हैं वो तो उनके बेहतर जो 20 दिन जो वो निकल गए, लेकिन अभी भी जो है चले कलां जैसी सूरत हाल जो है घाटी के मुख्तलिफ जो बालाई इलाके हैं यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है इशफाक, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा कि पर्यटकों की तादाद कितनी बढ़ रही है, क्योंकि चिलई कलां के बाद हम देखते हैं कि जब भी हल्की बर्फबारी का दौर होता है तो लोग खींचे चले आते हैं और इस वक्त भी लोग आ रहे हैं। क्या पर्यटन क्षेत्र जो नुकसान झेल रहा था अब वो भरपाई कोविड काल की हो रही है, फायदा हो रहा है? क्योंकि आप गुलमर्ग से रिपोर्ट कर रहे हैं और गुलमर्ग एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर होटल की बुकिंग हमेशा से फुल रहती है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल हाजी, अगर हम सहतमगाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री जो वापसा लोग हैं वो काफी खुश इस बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाहरी राज्यों से जितने भी यहाँ पर सैयाह आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ताजा बर्फबारी के बाद उनका काफी जमावड़ा यहाँ पर रहता है। लेकिन जो प्रशासन ने एक जमात रहे क्योंकि लॉकडाउन जो उसमें वीकेंड लॉकडाउन में नरमी दी गई है, उसके बाद जो यहाँ पर एहतियाती तदाबीर जो है जो कोरोना के दौरान जो मास्क वगैरह को जो सोशल डिस्टेंस को उसको बाकायदा और अगर सैयाह जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बाकायदा जो फॉलो किया जाएगा तब जाके वो सियाती मुकामात पर अच्छी तरह से वो विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें सहतमगाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर खबर यह है कि यहाँ पर अभी भी जो है सियाती मुकामात पर जो होटल है वो पूरी तरह से पैक है, क्योंकि अगर बाहर के राज्यों से यहाँ पर कोई आना चाहते हैं उन्हें पहले एडवांस बुकिंग की होगी तो वही लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं। लेकिन सहतमगाम गुलमर्ग में पूरी तरह से अभी होटल जो है वो बुक पड़े हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के मकामी लोग जो है जो यहाँ के नौजवान है उनको उनके रोजगार में काफी जो है इजाफा इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पिछले 2 साल में जो है यहाँ पर जो है लगातार यहाँ के लोग जो है जो सयाह से वापस उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार जो बर्फबारी हुई है उसे उम्मीद नजर आ रही है कि अब जो है सयाहत के साथ साथ यहाँ के मकामी नौजवान भी जो है वो अच्छी तरह से रोजगार कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए इशफाक। बढ़ते आगे बात करते हैं सरहद के उस पार की। एक बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि जो पाकिस्तान तालिबान को पाल रहा था अब वो तालिबान मुसीबत का कारण बन गया है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के लिए भस्मासुर का काम कर रहा है तालिबान, भस्मासुर बन गया है। सीमा पर 30 सैन्य चौकियां बनाई गई हैं। पाकिस्तान के लिए भारत से रिश्ते खराब नहीं करेंगे, तालिबान की तरफ से ये बयान भी पहले आ चुका है और तालिबान भारत और ईरान के साथ दोस्ती बनाना चाहता है। पाकिस्तान जो तालिबान के लिए कई बातें पहले भी कह चुका है, मान्यता दिलवाने के लिए कई देश भी जा चुका है, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर का काम कर रहा है। सीमा पर 30 सैन्य चौकियां बना दी गई है। सीमा विवाद एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ क्या सच्चाई है और क्या वाकई तालिबान चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का लगातार साथ देता रहा, लेकिन विवाद अब पाकिस्तान और तालिबान में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये कहा जाता है कि सीमा पर 30 सैन्य चौकियां बनाई गई हैं और पाकिस्तान इस वक्त तालिबान से थोड़ा सा परेशान है। हालांकि पाकिस्तान के लिए भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है तालिबान, ये भी खबर आ रही है, और ईरान से भी दोस्ती तालिबान चाहता है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उस वक्त ये आपको दे रहे हैं सरहद के उस पार से, क्योंकि 5 के पंच में हर एक खबर हम आपको बताते हैं, इसलिए सरहद के उस पार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे तालिबान मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। रहमत कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं इस खबर पर। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। रहमत, खबर क्या है? क्योंकि तालिबान का मसीहा जो पाकिस्तान बना हुआ था, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि तालिबान अब भस्मासुर का काम पाकिस्तान के लिए कर रहा है। सीमा विवाद है, थोड़ा सा समझाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, तालिबान का कोई मंसूबा नहीं है। मंसूबा दरअसल पाकिस्तान का है और चीन का है। ये दोनों मिलकर के एक मंसूबा बना रहा है तालिबान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसको अच्छी तरह से तालिबान इंतजामिया समझ चुकी है। यही वजह है कि जो खबर हमने ब्रेक की कि 300 के आसपास चौकियां बनाई जा रही है, फिर तैयारियां चल रही है। ये सिर्फ इसलिए चूंकि पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सरहदें मिलती जुलती हैं, उन सरहदों का बाज़ाब्ता तौर पर कोई रोड मैप तैयार नहीं है। ये ब्रिटिश के दौर में बाज़ाब्ता तौर पर पश्तून के 2 ग्रोह को अलग अलग बांट करके एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और बता दिया गया था
होता कि यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान है। बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से LAC और LOC होता है उस तरह की कोई सूरत हाल वहाँ नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो अपनी कोशिशें हैं, जो मंसूबा है और जिस मंसूबे को कहीं ना कहीं चीन सपोर्ट कर रहा है या चीन के फायदे के लिए पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से तालिबान इंतजामिया समझ चुकी है। यही वजह है कि तालिबान ने यह फैसला किया है कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। डबल स्टैंडर्ड जो है, डबल पॉलिसी जो उनकी है, उस पॉलिसी को तालिबान इंतजामिया बहुत अच्छे से समझ चुकी है। यही वजह है कि तालिबान ने अब पाकिस्तान या चीन पर भरोसा करने के बजाय हिंदुस्तान और ईरान की तरफ रुख किया है। दरअसल पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं या पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर की और टीम है, ये सब के सब कहीं ना कहीं एक तरह से अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने के प्रोसेस में है, इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से तालिबान इंतजामिया को ये खबर लग गई है कि इनके जो नापाक मंसूबे हैं, इन मंसूबों को कहीं ना कहीं नाकाम बनाने के लिए हमें दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं उन ममालिक के साथ जाना होगा। सबसे पहली जो खबर है, सबसे पहली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ जो सरहदें हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मिलती जुलती, उन सरहदों की एक लकीर तय की जाए कि इस लकीर के बाद पाकिस्तान शुरू होता है, इसके बाद अफगानिस्तान का हक है। इसको लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान ने अपनी कोशिशें शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में चौकियां भी तैयार की जा रही है। ईरान और हिंदुस्तान पर भरोसा इसलिए भी चूंकि तालिबान इंतजामिया ये मानता है कि पाकिस्तान तो खुद को कहता है कि तालिबान का बहुत बड़ा सपोर्टर है, अफगानिस्तान का बहीखा है, अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, अफगानिस्तान की भलाई चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान को कबूल करने में एज अ नेशन, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन कबूल करने में अभी भी पाकिस्तान हिचकिचा रहा है। अगर पाकिस्तान इतना ही खैर खा है अफगानिस्तान का तो सबसे पहले पाकिस्तान को यह कबूल करना चाहिए था और पाकिस्तान में एम्बेसी खोलनी चाहिए थी, पाकिस्तान को अपना एम्बेसी सीधे तौर पर काबुल में खोलना चाहिए था। जब ऐसा करते तब माना जाता कि अफगानिस्तान को लेकर के पाकिस्तान खालिस नियत रखता है या खुलूस है उसके अंदर। कहीं ना कहीं ये जो अंदरूने खाना कुछ पक रहा था पाकिस्तान का मंसूबा, वो मंसूबे की भनक लग गई है तालिबान इंतजामिया को, जिसकी वजह से पहली फुर्सत में जो कोशिश की गई वो ये कि अपने सरहदी इलाकों को टाइट कर दिया गया है, वहां पे उनके जंगजू हैं, जवान हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान और ईरान से अब सपोर्ट लेने की बात की गई है, चूंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, हमें काम निकालना है पड़ोसी मुल्कों में तो ईरान और भारत हमारा खुलकर के साथ दे सकता है और हमें फायदा एक दूसरे को पहुंचाने के लिए हम एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है सिवाय उनके नापाक मंसूबों के। ठीक है, एक सवाल मेरा और रहेगा रहमत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत और तालिबान में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। एक दूसरा सवाल ये कि जो चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां हम देख रहे हैं उससे भारत को भी आगे आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उसको लेकर हमें पहले से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। और जो सॉफ्ट कॉर्नर हम तालिबान के अंदर देख रहे हैं भारत के प्रति, क्या उसका फायदा हमें आगे आने वाले समय में मिल सकता है? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी सच्चाई है जो आज से करीब 3 महीना पहले हमने बात कही थी और ये आने वाले 3 महीने बाद आपको सामने सच होते हुए नजर आएगी। वो ये है कि तालिबान ही अफगानिस्तान का फ्यूचर है, मुस्तकबिल में तालिबान ही अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान ही तालिबान है। इसलिए आज न कल 3 महीने 6 महीने के बाद दुनिया को यह तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान तालिबान ही है और तालिबान को नेशन के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर कबूल करना होगा। इसलिए भारत खुल करके तालिबान के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यह पड़ोसी है और हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते, ये एक बड़ी सच्चाई है। इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारे 36 के आंकड़े हैं, उनसे तनाज़ुर रहेंगे, चूंकि LOC को लेकर के जिस तरह की सूरत हाल है, मिलिटेंसी को लेकर, दहशतगर्दाना वाकयात को लेकर, इन तमाम हवालों से जिस तरह से हिंदुस्तान परेशान है पाकिस्तान को लेकर के, इसमें अगर कोई मदद कर सकता है चूंकि तो वो अफगानिस्तान है, चूंकि अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, सरहदी हिस्सा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से मिलता जुलता है। रही बात चीन की, तो चीन और पाकिस्तान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों का काम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों के खिलाफ ऐसे मंसूबे, नापाक मंसूबे बनाना जिससे ममालिक को परेशान किया जाए। हिंदुस्तान में LAC से लेकर LOC तक हम देख रहे हैं कि इस तरह से LAC पर चीन है, LOC पर पाकिस्तान है, परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भी इन चीज़ों को देख रहा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान ने न सिर्फ भारत बल्कि ईरान की तरफ भी रुख किया है और ईरान से भी मदद की गुहार लगाई है और ये कहा है कि हम ईरान और भारत से अपने रिश्ते पाकिस्तान के लिए खराब नहीं कर सकते। ये बात अपने आप में बताती है कि जो पाकिस्तान कल तक के तालिबान के लिए जगह जगह स्टेज पर चढ़ के बोल रहा था, चिल्ला रहा था कि इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आज तालिबान हिंदुस्तान और ईरान के साथ इससे जा रहा है क्योंकि इस आवाज या इस चिल्लाने के
पीछे की जो सच्चाई थी वो एक नापाक मंसूबा था, जो कहीं ना कहीं वसत पसंदाना, जिसे हम कहते हैं कि उनके जो सरहदी इलाके हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं अफगानियों की, उन ज़मीनों पर चाहे वो ईरान, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, इन दोनों के जरिए कब्जा करने की जो रणनीति बनाई जा रही थी उसकी भनक लग गई, जिसकी वजह से ईरान और भारत की तरफ रुख किया गया। और भारत ने भी कहा कि चूंकि हम तो पड़ोसी बदल नहीं सकते, आज न कल गुड तालिबान ही सही अगर निकल कर आता है तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे ही दुनिया अगर कबूल करेगी तो हम भी करेंगे। और आने वाले वक्त में भी यही होने वाला है, दुनिया को मानना पड़ेगा आखिरकार कि तालिबान ही अफगानिस्तान है। इसलिए हर किसी को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, और वही काम भारत कर रहा है, वही काम ईरान कर रहा है। बिल्कुल रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया इन चीजों को समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल रहमत कलीम हमारे संवाददाता पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएस पठानिया साहब, उनसे भी कुछ बातों को जान लेना बेहद जरूरी है। पठानिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। पठानिया साहब, रहमत कलीम जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो तालिबान का सॉफ्ट कॉर्नर भारत के प्रति देखने को मिल रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को आगे आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीमा पर किस तरीके से तनाव है, 30 सैन्य चौकियां बना दी गई हैं और पाकिस्तान के लिए भस्मासुर का काम तालिबान कर रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते पठानिया साहब? चलिए, फिलहाल हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उस कारण हमारा संपर्क पठानिया साहब से नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ सकें और इन बातों का जवाब दे सकें, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ये कह रहा है कि हम भारत और ईरान के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, क्या वाकई ऐसा हो सकेगा और आगे आने वाले समय में इसका सीधा सीधा फायदा भारत को हो पाएगा क्या, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं एसएस पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। पठानिया साहब, सवाल मेरा यह था कि जो सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है भारत और तालिबान के बीच, इसका आगे आने वाले समय में क्या फायदा मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीमा पर पाकिस्तान और तालिबान के तनाव है, 30 सैन्य चौकियां बना दी गई है और ये तालिबान कह रहा है कि हम भारत और ईरान से दोस्ती चाहते हैं। इसका क्या मतलब, एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते समझाइएगा। नमस्कार हर्ष जी, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब से तालिबान आए हैं पावर में, उनके साथ पाकिस्तान की क्या इक्वेशन है। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको कभी कबूल नहीं किया, और उसके बाद जो डेवलपमेंट होती रही है उस रीजन के अंदर, वो यही थी कि तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि तालिबान के अंदर जो अलग अलग किस्म के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो हैं वो सारे किसी की इशारे पे, किसी भी पैसे के लिए किसी भी कंट्री को अटैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता है कि जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा है, और टीटीपी के साथ अगर इसको हम मिला के देखते हैं, टीटीपी का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि पाकिस्तान को जितने से ज्यादा नुकसान किया जाए और इनकी डेमोग्राफी को चेंज करके इस्लामिक शरिया जो है वहां पे लागू की जाए। अभी इस समय बलूचिस्तान भी आप देखिए कि पिछले दिनों जो हमले हुए हैं, बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है, और जिस दबंग तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की जो फ्रंटियर फोर्स के 2 नौशकी और पंगजूर में जो अटैक किए हैं, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना है उस रीजन के अंदर, क्योंकि ये जो सी पैक है, जो पाकिस्तान और चाइना की जो गेम है, जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी, अभी सी पैक जो है पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो पंगजूर के अंदर से जो रोड जाती है उसी के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है जी। और पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, इंक्लूडिंग उनके कमांडोज, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनके ड्रोन्स, उनके हेलीकॉप्टर और उनके जो इतने फौजी मारे गए हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत शर्म की बात है। और दूसरा देखिए कि जब बलूचिस्तान आर्मी ने इसकी टाइमिंग चुनी, वो टाइमिंग वो थी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की गोद में बैठे हुए वहां पे पैसे ले रहे थे।
तो एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन अभी बन रही है और इसका कल्मिनेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और बलूचिस्तान एट सम स्टेज और अदर विल बिकम ए इंडिपेंडेंट नेशन। बिल्कुल, लेकिन सवाल मेरा ये भी है पठानिया साहब, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि तालिबान का समर्थन पूरा पाकिस्तान कर रहा था, अब वो सिचुएशन कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। और बात अगर करें रूस की, चीन की, पाकिस्तान की, तो रूस, चीन और पाकिस्तान जब एक टेबल पर कहीं ना कहीं नजर आता है तो ये लगता है कि आगे आने वाले समय में भारत के लिए खतरा है। क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि हमें अपनी रणनीति को थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम रूस को लेकर अपनी बातें कहते रहे और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान चीन की नजदीकियां हैं और रूस भी उसमें शामिल हो रहा है, कितना इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि चाइना और पाकिस्तान एक ही एंटिटी है जी। अभी जो डेवलपमेंट चल रही है यूक्रेन के अंदर, वो डेवलपमेंट पूरे जो दुनिया है उसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस करेगी। अगर यूक्रेन नाटो अलायंस का सहारा लेता है विच इज लेड बाय द यूएसए एंड रशिया कल यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ चाइना जो है वो उस मौके को यूज करेगा ताइवान को अटैक करने के लिए, क्योंकि तब रशिया और चाइना पाकिस्तान का जो कॉमन एनिमी होगा वो होगा यूएसए, और यूएसए को दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इवन हैविंग नेटो अलायंस विद हिम। तो ये अभी एक खिचड़ी पक रही है और पाकिस्तान के साथ जो रूस की दोस्ती बढ़ रही है, जो हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान वहां रशिया को विजिट करेंगे 17 साल के बाद, ये उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसके अंदर जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और रहेगा, क्योंकि चीन को लेकर अब सिर्फ बात करते हैं, क्योंकि चीन तो किसी का भी सगा नहीं है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं वो तो पाकिस्तान का भी सगा नहीं है, किसी का भी सगा चीन नहीं हो सकता, क्योंकि चीन की चालाकी हम समय समय पर देखते आ रहे हैं। नेपाल का जिक्र करें तो आप अभी देखिए, कल ही खबर आई कि नेपाल को लेकर क्या कुछ हो रहा है। क्या लगता है कि जो 2050 का विजन चीन लेकर चल रहा है, अगर तमाम दुनिया के देशों ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया तो आगे आने वाले समय में हम चीन को देखेंगे क्या कि जो उसका सपना है वो पूरा करने में कामयाब होगा? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से देखिए इस समय पूरी दुनिया की जो कंट्री है चाइना की स्ट्रेटेजी के साथ पूरी तरह से वाकिफ है और हर एक लेवल पे वो करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे चाइना की जो नीति है विस्तारवाद की, क्योंकि चाइना एक बहुत बुरी तरह इनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, ये जो सीपैक वाला इनिशिएटिव था, अफगानिस्तान में जो उनके इंटरेस्ट थे वो यूएसए इंश्योर करेगा कि कोई भी उनमें से पूरा ना हो, और उसके बाद चाइना की वल्नरेबिलिटी पड़ती है अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ। बिल्कुल, और वहां पे भी अगर मिलिटेंसी स्टार्ट हो जाती है शिनयांग प्रोविंस के अंदर, तो चाइना में भी ऑन द पाथ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो दिस इज नॉट सो इजी फॉर चाइना टू बिकम द सुपर पावर मिलिटरीली एज वेल एज इकोनॉमिकली एज फॉर द वर्ल्ड इज कंसर्न। बिल्कुल, और इन बातों को समझाने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय निकाल के आते हैं गुलिस्तान न्यूज पर, हमें अच्छा लगता है। फिर मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल किस तरीके से समझाने की कोशिश रक्षा विशेषज्ञ कर रहे थे, उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि क्या रणनीति है दुनिया के बड़े देशों की, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और तालिबान, और जो भारत का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, आगे आने वाले समय में इसका कितना फायदा मिल सकता है। फिलहाल अब डेवलपमेंट की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, जिसका जुमला पूरे देश के अंदर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल जानकारी देते हैं कि जम्मू कश्मीर के कंगन में पानी की किल्लत है और लोग काफी परेशान हैं। लोगों को पानी ना होने की वजह से परेशानी हो रही है, और जानकारी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी जब इसका जवाब मांगा गया, क्या कुछ इसका जवाब मिला, जब गुलिस्तान न्यूज की टीम पहुंची, हमारे संवाददाता पहुंचे, तो कुछ देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन वो तस्वीरें आपको फटाफट से दिखा देते हैं। पानी की किल्लत है और इस गांव में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कंगन का इलाका है और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पानी नहीं है। पानी तो नेता साहब वादा कर गए थे पानी देने का, लेकिन पानी है ही नहीं। कई मील पैदल चलना पड़ता है, नल से पानी आता नहीं, आता भी है तो कुछ देर, उसके बाद जो स्थिति होती है वो आप सबके सामने है। हालांकि हर घर नल योजना इस वक्त सरकार चला रही है। लोग क्या कुछ कहते हैं आप बखूबी तब समझ पाएंगे जब उनको सुनेंगे। हालात क्या हैं, क्या लोग कहते हैं, आप सुनिए। फिर प्रशासन क्या कुछ कहता है वो भी आपको सुनवाएंगे बैक टू बैक, लेकिन सुनिए क्या कुछ हालात हैं।
मैं गुजरपति हाई में रहता हूँ। हमारे यहाँ तकरीबन 15 घर हैं जो जहाँ पर हमें 2 लाइन पानी डाली। एक लाइन को 50 साल हुआ और एक लाइन 2014 में डाली है, जिसका मिसाल वो आप पीछे से निकाल रहे हैं और एक नई लाइन आई है उसमें उसको आधी इंची ग्रिड किया हुआ है। पीछे से जब ये पानी हमें छोड़ते हैं तो पानी हमें प्रेशर करके आगे आता है। अब तकरीबन 4 महीने से हमें कोई पानी नहीं आता है। जैसे चिले कलान में हमें 1 बजे पानी आता रहा। एक वहाँ चौकीदार है, वो कह रहे हैं भाई आप जहाँ जाओ हमें आपको 6 बजे पानी छोड़ेंगे। 7 बजे हमें पानी आधे घंटे के लिए आता है। तो किसी दिन आता है, किसी दिन नहीं आता है। हम पानी से पिछले 8 अगस्त इतने मजबूर हैं, कभी हमें 1 किलोमीटर हमें आगे पानी पर चश्मा है, हम वहाँ से पानी लाते हैं। तो हम बराए मेहरबानी गवर्नर से अपील करते हैं कि हर जगह नलके लगे, नलके हैं, अग्रीमेंट हैं, बाहर नलके लगे हुए, आप दिखा सकते हैं उनको कि देखो नलके लगे हो मगर पानी के बगैर हैं। मैं हाइनपति में रहती हूँ, हमें पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हर जगह जाते हैं, बोलते हैं पानी देंगे, हर जगह हर बोलते हैं हम हर नल देंगे, मगर हमें दिया कुछ नहीं है। हमें नल है, पानी नहीं है, और अग्रीमेंट भी हमें की है। पानी बहुत दूर से लाते हैं, किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाते हैं। यहाँ कोहरा होता है, बहुत सख्ती होती है, छोटी छोटी बच्चियाँ भी जाती है। पानी की बहुत मुश्किल है हमें। जो आप गुजरपति निनामा की बात कर रहे हैं, इसके लिए निनामा इलाका अंडर स्कोप ऑफ वाटर स्कीम हाइन गुसीमाला के अंदर आती है। क्योंकि हाइन गुसीमाला जो हमारी स्कीम है वो फंक्शनल है। उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी फंक्शनल है। क्योंकि जो ही हम प्लांट के थ्रू वाटर सप्लाई को रेगुलर कर लेते हैं तो पानी जाहिर सी बात है कि 24/7 पानी नहीं चलेगा। उनको शाम को हम पानी छोड़ देते हैं 1 घंटा के लिए, उसको भी 1 घंटा पानी छोड़ देते हैं। जो उनकी अपनी खुद की स्कीम है हाई निशामा, वो उनकी स्कीम अप्रूव हो चुकी है अंडर लैंग्वेज प्रोग्राम। लेकिन बदकिस्मती से जो हाई नूर शामा के लोग हैं आप उसकी ऐसा की वजह से वो स्कीम हम टेकअप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो वहाँ पर मेन जो वो सोर्स का डिस्प्यूट है बिटवीन 2 विलेजर्स, अगर वो इशू रिजॉल्व होता है तो इंशाल्लाह उनकी जो अपनी स्कीम अप्रूव्ड है उसमें हम काम। बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा की। अगली खबर आपको बताते हैं क्या है, जिसपे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल हंदवाड़ा की भी कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएगा। इसकी अगली खबर पर हमारे संवाददाता शमीम जुड़े हुए हैं, हंदवाड़ा की तस्वीरें दिखाइएगा। हंदवाड़ा से क्या कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि हंदवाड़ा एडीसी ऑफिस का जब हम जिक्र करते हैं तो एडीसी ऑफिस की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। एडीसी ऑफिस में किस तरीके से ताले लटके रहते हैं, एडीसी ऑफिस ही है जहां की तस्वीर इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं। लोग काफी परेशान रहते हैं। लोगों को आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद शमीम को आपने देखा, हमारे संवाददाता गुलिस्तान न्यूज पर लाइव जुड़े हुए हैं 5 के पंच में। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कर्मचारी नहीं है और क्या पूरा मामला है। सुनिए आप क्यों एडीसी ऑफिस में इस वक्त नहीं है कर्मचारी, लोगों की जुबानी। जी हाँ, जहाँ तक हंदवाड़ा इस एडीसी ऑफिस का ताल्लुक है तो यहाँ पर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़ारत जो है या लैंड एक्विजिशन जो यहाँ पर सेक्शन है तो वहाँ पर कोई भी जिम्मेदार इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आम लोग जो यहाँ पर है आम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी ज़मीन लेती है और उसके जो भी रेट्स वगैरह होते हैं या जो भी कागजात उसके होते हैं वो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के ज़रिए ही वो उसका डिसबर्समेंट होता है। लेकिन किसी ऑफिसर की अदम मौजूदगी में ये चीज़ें प्रोसेस नहीं हो रही हैं। और अगर आप अंदर जाकर भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि कितनी फाइल्स वहाँ पर पेंडिंग है, जिसकी वजह से आम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह नज़ारत का सेक्शन जो है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो नाजिर साहब जो है वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आम लोग जो ऑलरेडी मसाइल में गिरे हुए हैं तो उनके मसाइल में इजाफा हो रहा है। देखिए यहाँ पर किसी गवर्नमेंट की अदम मौजूदगी में यहाँ पर ऐसी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। लेकिन इस हवाले से हम डिप्टी कमिश्नर कुपवारा जो हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस बात का नोटिस लें और यहाँ पर फिलफोर किसी अफसर की तैनाती करें ताकि आम लोग जो हैं आम लोग यहाँ पर सफ़र न हो सके। उन्होंने देखा कि किन किन लोगों का ज़मीन अभी पैसा नहीं मिला है। ये तो जो रोड है ना सर, पूरा डोरबल सर, इसी का पैसा अभी तक बंद है। तकरीबन हम 3 महीने से यहाँ से चक्कर काट रहे हैं। पहले तो लोग आप यहाँ आ रहे हैं? तकरीबन 20 लोग 25 लोग डेली आते हैं सर, डेली सुबह आते हैं शाम को वापस जाते हैं सर। पूरे इलाके का मसला पेंडिंग है या किसी को दिया गया? नहीं, वो आधे तो दे दिया गया सर। हमारे गांव में टोटल 25 के 26 आदमी बाकी है। हमारे गांव में तकरीबन 70 आदमी का ये जमीन वहाँ पर फंसा हुआ सर, 50 छोड़ दिया सर।
तब से हम यहाँ आते हैं सर, फिर वापस जाते हैं, बस चक्कर ही काटते हैं दफ्तरों का बस। चलिए फिलहाल शमीम इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। शमीम, मामला क्या है, क्योंकि लोगों के चप्पलें घिस गई हैं आते आते एडीसी ऑफिस, लेकिन ताला लटका मिलता है, कोई कर्मचारी मिलता नहीं, लोग परेशान हैं। अब प्रशासन के पास बात तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरिया गुलिस्तान न्यूज मिला, जब न्यूज चैनल के सामने आए और अपनी परेशानी बताई गई। उम्मीद है कि ये प्रशासन भी सुन रहा होगा, मामला बताइए। जी हरीश, आपको मैं बताता चलो, अगर सब्जिला हंदवारा की बात करेंगे, अगर जिस तरह मैंने आज सवेरे जो स्टोरी की है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जो है वहां पे, अगर लैंड सेक्शन की बात करेंगे या नजारत सेक्शन की बात करेंगे, वहां तकरीबन 1 महीने से दोनों मुलाजिम गायब है। अगर उनकी यहाँ से ट्रांसफर होगी बाज़ाब्ता तौर, उनके जो है नए जो मुलाजिम वहां पे नहीं भेजे। अगर फारफलंग एरिया की बात करेंगे, जिसमें राजवार की, अपर राजवार की बात करेंगे, वडर बाला की बात करेंगे, नौगाम की बात करेंगे, जो है बहुत सारे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, वहां पे उनको कोई काम नहीं निकलता है। सवेरे वो 8-9 बजे आते हैं और शाम के टाइम वो फिर वापस वहां से वापस चले जाते हैं। लोगों का ये भी कहना है, जैसे हमारे माए बहने या कोई बुजुर्ग लोग जब लैंड एक्विजिशन में उनका काम होता है, वहां पे कोई काम नहीं निकलता है। अगर नजारत सेक्शन की बात करेंगे, अगर किसी को रिलीफ जो पैसा कहीं पे कुछ इंटोर होता है, तो वहां पे लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने भी जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया है, अभी तक उनकी मुश्किलातों का अजाला नहीं हुआ है। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि उनके मुश्किलातों का जल्द से जल्द अजाला हो सके, ताकि अगर हम एडीसी ऑफिस की बात करेंगे, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की बात करेंगे, वो भी पिछले 1 महीने से वहां पे नहीं है। जिस तरह लोगों का कहना है कि कई मुलाजिम से जब मैंने बात किया, उनका यह साफ तौर कहना है कि इसने मेडिकल निकाली है 1 महीने के लिए। और साथ ही में ये भी बताता चलो, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करेंगे, वो सिर्फ 3 दिन में वहां पे बनना चाहिए। आधे लोगों का ये भी कहना है कि 15 दिन मुकम्मल हो गए, वहां पे ना तहसीलदार साहब होते हैं, ना वहां पे नायब तहसीलदार होते हैं। लोग परेशान हैं, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो फार फलंग एरिया से आते हैं, उनको तकरीबन 200 रुपए रोज खर्च होता है किराए के लिए। तो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो सफर कर रहे हैं कि लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना कर। जिस तरह पहले एडवाइजरी दी गई है जिला इंतजामिया की तरफ से या एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, जो मुलाजिम कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा शमीम, क्योंकि लोगों की दिक्कतें हैं और इसको दूर करना होगा, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल जरिया गुलिस्तान न्यूज हमेशा से बनता है, प्रशासन उम्मीद है कि इसका जो परेशानी को दूर कर सकेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हकीकत यही है जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। चलिए 5 के पंच में मुझे फिलहाल इजाजत दीजिएगा, लेकिन खबरों का सिलसिला थमेगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।